नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब पर स्वागत है। मैं आभा प्रजापति। चलिए अब शुरू करते हैं जनसंख्या प्रवास पढ़ना। जनसंख्या प्रवास के सिद्धांत सभी खत्म हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या प्रवास, इसके कारण, प्रभाव, प्रकार इत्यादि, है ना, क्योंकि इसके बिना टॉपिक अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवास किसी स्थान या प्रदेश की जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार 3 मौलिक कारकों, कितने कारक हैं? 3 मौलिक कारकों, जन्म, मृत्यु तथा प्रवास में से एक है। मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन के लिए केवल 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। या तो वहाँ जन्म दर अधिक हो जाए, या मृत्यु दर अधिक हो जाए, या प्रवास में परिवर्तन हो जाए, तभी वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये 3 मुख्य कारक हैं, जिनमें से प्रवास एक है। जन्म दर मृत्यु दर वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे बाद में। किसी भी मानव समूह में जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है। पहला, जन्मों में वृद्धि से, दूसरा बाहर से आने वाले आगंतुकों के वहाँ बसने से। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि 2 तरीके से हो सकती है। या तो जन्म दर में वृद्धि होगी, या तो यहाँ से बाहर के प्रवासी आएंगे। अभी फ़िलहाल की स्थिति तो यहाँ पर प्रवासियों की जनसंख्या में वृद्धि है ना, प्रवासियों से वृद्धि हो रही है। यहाँ पे जन्म दर तुलनात्मक रूप में कम है। इसी प्रकार जनसंख्या ह्रास भी 2 कारणों से होता है। पहला, मृत्यु दर में वृद्धि से, और दूसरा जनसंख्या के अन्य स्थानों के लिए स्थानांतरित होने से। जनसंख्या कम भी इसी प्रकार, या तो पहले वहाँ मृत्यु दर अधिक हो जाए, या दूसरा वहाँ से लोग कहीं और प्रस्थान करके चले जाएं, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी, है ना। इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के आगमन अथवा वहाँ से मनुष्यों के बहिर्गमन को ही प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं। इसे देशांतरण या स्थानांतरण की भी संज्ञा दी जा सकती है। इन शब्दावलियों को याद रखिएगा। देशांतरण हो गया, स्थानांतरण हो गया, प्रव्रजन, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को फंसा देता है, इसलिए इन पे फोकस करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं प्रवास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। प्रवास भौतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है, जिसकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है। इसलिए जनसंख्या प्रवास की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचारों में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। संचरण, सर्कुलेशन और प्रवास एक दूसरे के अधिक निकट हैं। प्रवास के लिए संचरण का होना अनिवार्य है, यानी प्रवास में संचरण की विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक संचरण प्रवास हो, है ना। संचरण अपेक्षाकृत विस्तृत शब्दावली है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गतिशीलता सम्मिलित होती है, जो निरंतर परिवर्तनशील तथा चक्रीय होती है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति या मानव समूह अपना स्थान छोड़ता है, वह कुछ समय पश्चात अपने मूल स्थान पर वापस लौट आता है। इस अवधि में एक या कई स्थानों पर वह ठहर भी सकता है। इसे अस्थायी प्रवास की संज्ञा दी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, चरवाहे, भेड़ चराने वाले दिखाई देने लगते हैं, है ना। वो अपना स्थान छोड़ करके भेड़ों को ले करके दूर दूर चराने के लिए जाते हैं। उनके पास पर्याप्त राशन भी होता है, और जो भी रहने लायक मूलभूत आवश्यकताएं या जो भी हैं, राशन, पानी, खच्चर और भेड़ें तो होती ही हैं। वो जाते हैं, एक स्थान पर ठहरते हैं किसी गांव में रात में, फिर अपना सुबह होते ही निकल जाते हैं भेड़ चराने, और फिर कहीं ठहरते हैं। इस तरह मुझे लगता है पूरा सीज़न वो घूमते रहते हैं, फिर उसके बाद वापस वो अपने घर चले जाते हैं।
तो इसको संचरण की संज्ञा दी जा सकती है ना, उदाहरण के तौर पर। अब प्रवास देखते हैं। प्रवास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ देता है और किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया कि संचरण में वो वापस अपने मूल स्थान में आ जाता है, चाहे कुछ महीनों बाद आए, मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या उसी दिन वापस आ जाए, जबकि प्रवास में वह अपने मूल स्थान को पूर्णतः छोड़ देता है। चलिए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक रूप है। यूएनओ ने प्रवास को इस प्रकार परिभाषित किया है। भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोश 1997 में आर्यन सिंह और एच.डी. मौर्य, ये भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, आर्यन सिंह और एच.डी. मौर्य ने प्रवास की परिभाषा इस प्रकार दी है। किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। इन्होंने जनसंख्या प्रवास के स्थान पर जनसंख्या स्थानांतरण शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रवास के रूप, फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? उत्प्रवास या प्रव्रजन, इमिग्रेशन। नंबर 2 अप्रवास या आव्रजन, इमिग्रेशन। देखते हैं क्या है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। उत्प्रवास, इमिग्रेशन, जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थानों को चले जाते हैं उसे उत्प्रवास या बाह्य प्रवास, और स्थानांतरित होने वाले मनुष्यों को उत्प्रवासी कहा जाता है। जैसे भारत से श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि के लिए गए हुए व्यक्तियों को भारतीय उत्प्रवासी कहा जाता है। सामान्य अर्थ में उन्हें प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है, जो भारत को छोड़कर अन्य स्थानों या अन्य देशों में रहने के लिए चले गए हैं, उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। और उत्प्रवास यही है कि वो एक स्थान को छोड़कर यानी अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं। भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। अप्रवास, इमिग्रेशन, अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसे अप्रवास या आव्रजन, और इसमें भाग लेने वालों को अप्रवासी कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में आए हुए लोगों को यूरोपीय अप्रवासी कहा जाता है। इस प्रवास को अंतः प्रवास, इमिग्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन होना चाहिए था। यानी जितने भी उत्तरी अमेरिका में जो जितने भी लोग बसे हुए यूरोपीय लोग हैं, तो उनको अप्रवासी बोला जाता है। अब देखते प्रभाव क्या पड़ता है जनसंख्या प्रवास का। जनसंख्या प्रवास का प्रभाव, मनुष्य जिस स्थान को छोड़ता है वहाँ के ज्ञान, तकनीक, संस्कृति आदि को अपने साथ ले जाता है और नवीन स्थानों पर उनका प्रसार करता है तथा अथवा उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। आजकल देख रहे होंगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में जितने भी पश्चिमी खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, वो पूरा भारत में प्रसार हो गया है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। ये प्रवास का ही परिणाम है। हम यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे भी मोमोज़, पिज़्ज़ा ये सब अब बनाना सीख गए हैं। पहले केवल वहाँ पे स्थानीय जो भी खान पान की चीज़ें थी वही मिलती थी, लेकिन अब जो भी है सारी चीज़ें प्रसारित हो रही हैं प्रवास के
कारण। तकनीक हो गया, संस्कृति में हो गया, बोली भाषा हो गया, रहन सहन हो गया, वो सारी अब परिवर्तित हो रही है। इसी प्रकार वह नए स्थान की संस्कृति से प्रभावित होता है, अपना जो भी संस्कृति वहाँ पे ले जाता है और वहाँ की संस्कृति से प्रभावित भी होता है और वहाँ की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करता है। प्रवास विश्व की प्रजातीय संरचना तथा सांस्कृतिक विकास का अत्यंत प्रबल कारक है। प्रवास से प्रजातीय संरचना में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो वहाँ बसने जाता है तो उसकी अगली पीढ़ियाँ या वही वहाँ पर विवाह इत्यादि करता है, तो उनके जो बच्चे होंगे फिर वहाँ पर अलग तरीके से होते हैं, या मान लीजिए वहाँ पे प्रजातीय परिवर्तन देखा जाएगा उनमें, ना तो वो इंडियन रहेंगे, ना तो वो पूरी तरीके से, अगर वो विदेश में गए अमेरिका में तो ना तो वो अमेरिकन रहेंगे। तथा सांस्कृतिक विकास का अत्यंत प्रबल सांस्कृतिक विकास, संस्कृति का भी विकास होता है। मान लीजिए दो लोग मिले हैं वहाँ पे, तो वहाँ एक नई संस्कृति का जन्म होगा, क्योंकि एक प्रवासी दूसरी संस्कृति लेकर आएगा, दूसरा प्रवासी जो वहाँ स्थानीय लोग होंगे उसकी अलग संस्कृति होगी, तो दोनों को जब मिलेगी तो एक नई संस्कृति जन्म लेगी। इस समय भारत में इंग्लिश भाषा चल रही है ना, तो एक नई संस्कृति या भाषा ही है। जो मानव इतिहास के प्रत्येक काल में सक्रिय रहा है, यद्यपि आधुनिक काल में राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण यह अधिक नियंत्रित तथा सीमित हो गया है। पहले जो था प्रवास ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता था, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इस समय चूँकि जागरूक हो गए हैं देश अपने अपने, चाहे रोजगार को लेकर या अपने संसाधनों के प्रति, तो इसलिए वो प्रतिबंध लगाते रहते हैं। वास्तव में जनसंख्या प्रवास के प्रभाव अत्यंत व्यापक और प्रबल होता है, क्योंकि जिस स्थान को मनुष्य छोड़ते हैं, जिस स्थान पर पहुंचते हैं या बसते हैं, और स्वयं प्रवासी, तीनों ही पहले जैसे नहीं रह जाते हैं, बल्कि उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाते हैं। इसीलिए जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या परिवर्तन, प्रतिरूप, संरचना आदि के विश्लेषण में प्रवास के अध्ययन का विशेष महत्व है। ये हो गया प्रभाव। अब देखते हैं प्रवास के कारण, होता क्यों है प्रवास। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। जनसंख्या स्थानांतरण के आकार, गति एवं दिशा को दो विपरीत गुणों वाली शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं, जिन्हें आकर्षण शक्ति पुल फोर्स और प्रतिकर्षण शक्ति पुश फोर्स कहते हैं। किसी स्थान या प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन तथा निवास योग्य भौगोलिक दशाएं अन्य प्रदेशों से मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कैसे? उपजाऊ कृषि भूमि, मान लीजिए गंगा का मैदान, यहाँ पे उपजाऊ कृषि भूमि है, तो यहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या होगी या यहाँ लोग जाना पसंद करेंगे। खनिज एवं शक्ति संसाधनों के भंडार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर खनिज एवं संसाधनों का भंडार है, तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाएगी, यानी यहाँ प्रवासी जाएंगे। उपयुक्त समतल भूविन्यास, पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा में जहाँ समतल क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रवास होगा। जलवायु, जहाँ पर अच्छी जलवायु है, यानी कठोर जलवायु नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा सूखा या गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पर अधिक प्रवासी जाएंगे। जल की उपलब्धता, जहाँ पर जल की उपलब्धता आसान होगी वहाँ पर प्रवास होगा। आदि आकर्षण शक्ति को बल प्रदान करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की आकर्षण शक्ति की प्रबलता का कारण ही 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में यूरोप के निवासी इनकी ओर आकर्षित होते गए और ये दोनों महाद्वीप यूरोपीय लोगों से भर गए। समझिए, ये सारी शक्तियाँ अमेरिका में विद्यमान थी, इसलिए यूरोपीय लोग वहाँ पर गए।
ठीक है। जब किसी क्षेत्र या स्थान की जलवायुई दशाएं मनुष्यों के रहने के अयोग्य हो जाती हैं अथवा किसी प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आदि ये प्राकृतिक आपदाएं हो गई, या आर्थिक सामाजिक संकट जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद आदि के कारण वहाँ जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है, तब वहाँ से लोग ऐसे स्थानों के लिए प्रवास करते हैं जो अपेक्षाकृत सुरक्षित तथा आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। किसी स्थान पर बाढ़ आती है, जैसे बिहार में देखिए हमेशा ही बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ के जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ से लोग प्रवास करते ही करते होंगे। सूखा हो गया, हर वर्ष जहाँ अकाल पड़ता है, पहले तो सूखा की वजह से गांव के गांव उजड़ जाते थे, महामारी प्लेग की वजह से पूरे के पूरे गांव उजड़ जाते थे, या तो मृत्यु हो जाती थी या तो कहीं और प्रवास कर जाते थे, पूरा पूरा गांव खाली हो जाता था। ज्वालामुखी उद्गार, अभी देखिए दो ज्वालामुखी फटे, वहाँ से गांव के गांव पूरे कहीं और बसाए गए हैं, कहीं और भेजा गया है। भूकंप भी आता है तो लोग कहीं और निवास करने के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्थिक सामाजिक में निर्धनता, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद, लड़ाई, दंगे फसाद बहुत होते हैं, तो फिर वहाँ से लोग कहीं और ही जाना पसंद करते हैं। किसी स्थान को छोड़ने के लिए विवश करने वाली इन्हीं शक्तियों को प्रतिकर्षण पुश फोर्स कहते हैं। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं अब ये कारक डिटेल में क्या क्या है इनमें उदाहरण सहित। प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक। एक एक करके देखते हैं। प्राकृतिक कारक, इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा इसे अकाल भी कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आदि प्रमुख हैं। आदिकालीन जनसंख्या स्थानांतरण, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में वर्तमान प्रजातियों के वितरण मिलता है, का मूल कारण जलवायु परिवर्तन ही माना जाता है। सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन। ग्रिफिथ टेलर जैसे अनेक विद्वानों का मत है कि सभी प्रमुख मानव प्रजातियों के विकास का मूल स्थान मध्य एशिया है, जहाँ गर्म कालों अंतर हिमयुग में विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ, जो हिमयुग के आगमन पर जलवायु के अति शीतल हो जाने पर बाहरी प्रदेशों के लिए स्थानांतरित होती रहीं। मध्य एशिया में जैसे हिमयुग आया, वहाँ पर देख लेते हैं एक बार मैप में, ये रहा मध्य एशिया। यहाँ पर मानव का उद्भव माना जाता है। फिर यहाँ से स्थानांतरण माना जाए, जैसे जैसे बहुत अधिक सूखा पड़ा वैसे वैसे सूखा पड़ा, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, हिमयुग आया, तो यहाँ से मानव कहीं और के लिए प्रवास करता गया। ठीक है, ये रहा मध्य एशिया का क्षेत्र। स्थानांतरित होती रहीं। इस प्रकार हिमयुग और अंतर हिमयुग के क्रमिक आगमन के कारण मध्य एशिया से बड़े पैमाने पर मानव प्रजातियों का स्थानांतरण बाहरी प्रदेशों के लिए होता रहा। अंतिम हिमयुग के पश्चात जब मध्य एशिया में शुष्कता अधिक बढ़ गई और वहाँ अधिक लोगों का रहना कठिन होने लगा, तब वहाँ के निवासी बड़ी संख्या में बाहर की ओर चले गए। पहले तो वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा थी, यानी हिमयुग था, तब वहाँ से स्थानांतरण हुआ। उसके पश्चात फिर जब सूखा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, यानी वहाँ पानी की कमी है जो भी है हुआ, उसके बाद फिर प्रवास हुआ। उनकी एक शाखा तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान के दर्रों से होकर पश्चिमोत्तर भारत में भी पहुँच आई, जिन्हें आर्य के रूप में भी जाना जाता है। आर्य मध्यकाल में शुष्कता में वृद्धि के कारण ही मध्य एशिया के आक्रमणकारियों के रूप में जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिम में तथा पश्चिम एशिया तथा यूरोप, पूर्व चीन तथा दक्षिण
में भारत के लिए हुआ। जब मध्य एशिया में अधिक गर्मी या शुष्क हुआ तो वहाँ से जैसे जितने भी देखते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गौरी और ये सब, तो वहाँ पर संसाधनों की कमी एक कारण था। और संसाधन से परिपूर्ण ये जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, पूर्व में चीन, तो यहाँ पर भारत हो गया, आक्रमण किया है ना, फिर यहाँ पे शासन करने के लिए आने लगे। सबसे बड़ा कारण यही था। पर्वतीय भागों में जहाँ शीतकाल में उच्चवर्ती भाग हिमाच्छादित हो जाते हैं, जिससे जलवायु शीतल और कठोर हो जाती है, तो मनुष्य शीतकाल आरंभ होते ही निचली घाटियों में रहने चले जाते हैं और पूरी शीत ऋतु वहीं बिताते हैं। ग्रीष्म ऋतु के आने पर वे पुनः ऊंचे भाग के लिए प्रवास करते हैं, क्योंकि तब वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है और मौसम रहने योग्य हो जाता है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वो वहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे नेपाल का उदाहरण लीजिए, वहाँ भी लोगों के दो दो घर होते हैं, एक होता है पहाड़ों में और एक होता है तराई क्षेत्रों में। तो जैसे ही ठंडी शुरू होती है वो तराई में आ जाते हैं और जैसे ही गर्मी आ जाती है वो फिर से ऊपर चले जाते हैं। इसे मौसमी प्रवास कहते हैं। आल्प्स और हिमालय के पर्वतीय भागों में इस प्रकार का प्रवास अधिक होता है। जलवायु और मौसमी प्रभावों के अलावा किसी क्षेत्र में मिट्टियों के अनुपजाऊ होने, मिट्टियों के अनुपजाऊ कैसे होना है, जैसे मान लीजिए स्थानांतरणशील कृषि है, कुछ जनजातियाँ करती हैं ना, तो जंगलों को आग लगा के कृषि करती हैं, लेकिन जैसे ही मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, यानी अब वहाँ फसल नहीं होती है, तो वो उस जगह को छोड़कर कहीं और खेती करने चले जाते हैं। खनिज स्रोतों के समाप्त हो जाने, मान लीजिए किसी स्थान पर खनिजों का पता चला है, लेकिन जब वहाँ पर खनिज समाप्त हो गए हैं, उसका सोर्स ही वही खनिज ही था, वहाँ पर रहने का कारण ही वही था, तो जब उस खनिज स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो फिर वहाँ से जनसंख्या का प्रवास हो जाता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जलाशयों के सूख जाने पर, जैसे इस समय देख रहे होंगे भारत में थार का मरुस्थल, उसका विस्तार लगातार होते जा रहा है, या और सूखे क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का, वहाँ पर जल की कमी हो रही है, तो वहाँ से भी जनसंख्या का पलायन अन्य क्षेत्रों के लिए हो जाता है। चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले कारकों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।